आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में भव्य स्वागत है। जैसा कि हमारा जो विषय चल रहा है, आपके पाठ्यक्रम में जो कविता नंबर 8 है, गजल, दुष्यंत कुमार जी के द्वारा जो रचित है ये गजल, तो तीसरी गजल पर आज हम परिचर्चा करेंगे। पेन पेंसिल आप लोग साथ में रखना। जो भी कठिन शब्द आए, जो भी महत्वपूर्ण बातें आएंगी, उन्हें साथ के साथ में लिखते जाना। ठीक है भाई। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। अब देखिए, जो इसमें कठिन शब्द आए हैं, मुनासिब। मुनासिब होता है उपयुक्त, योग्य, अनुकूल। मुनासिब का मतलब क्या होता है? उपयुक्त, योग्य, अनुकूल। ठीक है। इनमें से आप कुछ भी जो आपको उचित लगे, जो भी इसका अर्थ आपको उचित लगता है, वैसे ये तीनों ही उचित है, लेकिन आपको जो आपको ठीक लगे, आसान लगे, वो आप रख सकते हो। ठीक है। सफर, सफर होता है यात्रा। तो देखिए, ये जो गजल है, ये गजल साई में धूप नामक जो इनकी रचना रही है, दुष्यंत कुमार जी की, इससे ये अवतरित की गई है। और कवि ने इस गजल में भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो बुराइयां फैली हुई है, जो अव्यवस्था फैली हुई है, उसी पर करारी चोट की है। दुष्यंत कुमार जी का मानना है कि जनता से ये जो राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीतिक लोग तरह तरह के वायदे करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन उन पर ये पूरा नहीं उतर पाते, खरे नहीं उतर पाते, ये निभाते नहीं है। और इस तरह से दुष्यंत कुमार जी ने लोगों के अंदर उत्साह भरने की कोशिश की है, उनके अंदर एक उमंग भरने की कोशिश किया है, उन्हें जागरूक करने की कोशिश की है। जनता जनता भी आवाज उठाने और विद्रोह करने की अपेक्षा क्या रहती है? चुपचाप अन्याय सहती रहती है। ऐसा दुष्यंत कुमार जी ने इस गजल के माध्यम से बताया है। ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं दुष्यंत कुमार जी। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। दुष्यंत कुमार जी बताते हुए कहते हैं, अगर लोगों को सही मात्रा में उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो ये इस देश के लोग क्या हैं, ये किसी तरह का विरोध करते ही नहीं है। और उन सुविधाओं के कमियों में वो जो सुविधाएं ये चाहते हैं, जिन सुविधाओं से ये आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती हैं, तो उस में ये फिर क्या नहीं कर पाते, उसका विरोध कर पाते कि ये सुविधाएं हमें क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। जबकि क्या करते हैं, उन सुविधाओं के अभाव में ये अपना जीवन जीते रहते हैं। इस तरह से आगे कहते हैं। और इस तरह से जो कवि है, कवि आगे बताते हुए कहते हैं कि अगर पेट ढकने के लिए, इन लोगों को पेट ढकने के लिए कमीज भी उपलब्ध नहीं हो पाती, तो ये बोले लोग, ये साधारण से लोग, इस देश की जो जनता है, वो अपने पाँव से ही अपने पेट को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। आपने देखा भी होगा, फिल्मों में, नाटकों में दिखाया जाता है। और वास्तव में भी दृश्य बिंब है, ये दृश्य बिंब है यहाँ पर।
जो बीम होते हैं वो 5 प्रकार के बीम होते हैं। यहाँ पर जो बीम का प्रयोग हुआ है वो है दृश्य बीम। ठीक है, तो ये हम सड़कों पे, सड़कों के किनारों पे या आसपास या फिल्मों में, नाटकों में इस प्रकार की घटनाएं देखते भी आप देखते हो कि जो गृह व्यक्ति होता है वो पैरों को सिकोड़ लेता है और सिकोड़ के अपने पेट को ढकने की कोशिश करता है। आप जैसे आजकल सर्दी का मौसम है तो सर्दी में पैर अधिक, कुछ लोगों की आदत होती है पैर सिकोड़ कर सोने की। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इस देश की जनता है, इस देश की जनता क्या करती है, अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ये विरोध तो करती नहीं, बल्कि यही सोचते हैं कि रहने दे, छोड़ दें, और इस प्रकार से अपना जो जीवन है वो जीतते रहते हैं। और उनकी अभाव में, उनकी कमियों में, उन वो जो चीजें हैं, जो अधिकार ये क्या नाम है, जो अधिकारी ने, जिन अधिकारों की ने प्राप्ति होनी चाहिए थी, उन अधिकारों के अभाव में, उन सुविधाओं के अभाव में ये अपना जीवन जीते रहते हैं। और इस तरह से अपने पेट को ढकने के लिए इनको पेट को ढकने के लिए कमीज की आवश्यकता होती है, लेकिन ये कमीज उपलब्ध नहीं करा पाते। और इस तरह से ये क्या करते हैं, अपने पांव से अपने पेट को ढक लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये जो अव्यवस्था है, ये अव्यवस्था समस्त भारत देश में फैली हुई है। और आप समस्त भारत की तो छोड़े, विश्व में हेलो, तो ये जो अव्यवस्था है, अव्यवस्था का जो साम्राज्य है, ये तभी तक चलता रहता है जब तक कोई भी उसके विरुद्ध में खड़ा नहीं होता, आवाज नहीं उठाता, क्रांति नहीं फैलाता, इसका आह्वान नहीं करता, तब तक ये क्या करता रहता है, ये जो अव्यवस्था का साम्राज्य है ये चलता रहता है। ये समस्त भारत में, समस्त क्षेत्रों में आप ये अव्यवस्था आपको देखने को मिलती रहेगी। और जिस दिन से आपने इस अव्यवस्था के विरोध में आवाज उठानी शुरू की, आम जनता ने इसके विरोध में आवाज उठानी शुरू की, तभी से ये जो अव्यवस्था फैली हुई है ये क्या हो जाती है, ये अव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरह से आगे देखिएगा आप। कहने का तात्पर्य यही है कि लोग राजनीतिक क्षेत्र में फैली भ्रष्टाचार आदि बुराइयों की ओर आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तब तक उनके अभाव में ही हमें जीना पड़ेगा। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। और अव्यवस्था का राज्य जो है, ये अव्यवस्था का राज्य फलता फूलता जाएगा, ये और भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और आप ने अगर थोड़ा सा अगर देखें, अभी करंट का एग्जाम्पल आपने अगर किसान भाइयों से संबंधित देखे, तो अब थोड़ा सा लोग, किसान भाइयों को लगा कि भाई ये जो सरकार की ओर से जो ये 3 नियम बना दिए गए हैं ये उचित नहीं है। तो समस्त किसानों ने, यानी कि भारत के कोने कोने से किसान भाई एकत्रित होकर दिल्ली में उन्होंने करीबन 1 साल से ऊपर सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया, सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और अंततः ये जो उन्हें लगे कि इसमें उचित सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाएंगे, ये जो कानून बनाए गए, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। और सरकार के खिलाफ आवाज उठा के अंततः उन्होंने क्या किया, इसमें विजय हासिल की। तो कवि ने इस गजल के माध्यम से स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि नेताओं के द्वारा जनता की गरीबी हटाने के कितने ही प्रयास किए जाए, लेकिन सब के सब
प्रयास नेताओं के द्वारा जो भी नेता प्रयास करते हैं वो सभी के सभी खोखले होते हैं, खोखले सिद्ध होते हैं। और जनता फिर भी अपने इस प्रकार की सुविधाओं से, इस प्रकार की सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन जीती रहती है। तरह तरह की समस्याओं का सामना जनता, आम जनता को करना पड़ता है और तरह तरह की कमियों की वजह से वो अपना जीवन जीती रहती है। अब आप देखोगे, आप आज के दौर में देख सकते हो, प्रासंगिकता है इन गजलों में, प्रासंगिकता छिपी हुई है। आप देखोगे कि वर्तमान का अगर दौर है, इस समय भी बेरोजगारी हरियाणा में कितनी बढ़ चुकी है, करीबन 34-35% बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी के रोजगार के मामले में बात उठाई जाए तो समस्त भारत देश में हरियाणा जो प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर है। और इस तरह से अगर अभी 2-4 दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है 10 फरवरी से, तो उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हो वहां के जो युवाओं ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। रोजगार की उन्हें प्राप्ति नहीं हो पा रही। जो लोग जिस अधिकार के योग्य होने चाहिए, जिस पद के योग्य होने चाहिए, उन्हें उस पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। उन्हें उन सुविधाओं के अभाव में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और इस तरह से कवि ने इस गजल के माध्यम से स्पष्ट रूप में यही संकेत दिया है कि हम सभी को एकत्रित होकर जो भी सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई, देश को आजादी प्राप्त होने के बाद जो राजनीतिक लोगों ने जो सुविधाओं के लिए, जो सुविधाएं देने के लिए आश्वासन दिया था, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। और इस तरह से हम सभी को एकत्रित होकर क्या करना चाहिए, इस प्रकार के राजनीतिक लोगों के विरोध में अपनी आवाज उठानी चाहिए, ताकि वो जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का हम भरपूर आनंद ले सके। आम जनता जो है, आम जनता उसका अच्छे से आस्वादन कर सके। ठीक है, तो ये जो गजल है, इस गजल का अगर काव्य सौंदर्य देखें तो सर्वप्रथम कवि ने जनता के अभावग्रस्त जीवन को इस गजल के माध्यम से उजागर किया है और राजनीतिक क्षेत्र के द्वारा किए गए जो खोखले वायदे होते हैं उनकी ओर संकेत किया है कवि ने। बात आती है गुणों की। 3 गुण मैंने आपको बताए हैं, पहले भी बताते आए हैं आपको। 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। ये जो गजल है, ये गजल, इस गजल में प्रसाद गुण विद्यमान है। और प्रसाद गुण की कैसे पहचान हो सकती है, जिस प्रकार से सूखे ईंधन में अग्नि जो आग है वो जल्दी ही लग जाती है, ऐसे ही वो जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों का जब हमें सीधे अर्थों में उसका जो अर्थ है वो समझ आ जाता है, तुरंत ही उसका अर्थ समझ आ जाता है, तो प्रसाद गुण की प्रधानता होती है। तो इस गजल में प्रसाद गुण की प्रधानता है। अगर रसों की बात करें तो आचार्य भरत मुनि जी ने रसों की संख्या 8 मानी थी अपनी रचना में, नाट्य शास्त्र में। आचार्य भरत मुनि 3री शताब्दी के आचार्य रहे हैं और इस प्रकार से आचार्य भरत मुनि जी ने जो नाट्य शास्त्र नामक जो रचना रचित की थी, तो उस रचना में इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी थी। उसमें इन्होंने शांत रस को सम्मिलित नहीं किया था, बाद के आचार्यों ने शांत रस को सम्मिलित कर दिया और उसके बाद 2 रसों को और जोड़ दिया गया रसों में। एक आपका भक्ति रस, यानी कि जो भक्ति काल का दौर शुरू हुआ था 1375 ईस्वी से जो 1700 ईस्वी तक का जो दौर चला, वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। सोने का युग भी कहलाया है, इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। और यही जो कबीर, रैदास, सूरदास, मीरा, इस प्रकार के जो कविगण हुए,
इस प्रकार के कविगणों ने क्या किया, भक्ति रस की उत्पत्ति की है। ठीक है। और जो वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस के जो जन्मदाता माने गए वो सूरदास जी माने गए हैं, सूरदास जी। तो इस प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम में जो रस है, रस पढ़ने के लिए 11 आते हैं। ठीक है। अगर ये सभी के सभी की प्रधानता अगर देखें, इन सभी रसों में अगर जो प्रधान रस देखे तो वो श्रृंगार रस होता है, क्योंकि श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है। और बात आती है भक्ति की और वात्सल्य की। भक्ति में भगवद रति निकल कर आता है, भगवद रति, भगवान के प्रति जो प्रेम निकल कर आता है। ठीक है। तो भक्ति ये जरूरी नहीं है सिर्फ भगवान के प्रति हो, भक्ति देशभक्ति भी हो सकती है, राष्ट्र भक्ति भी हो सकती है, ईश्वर के प्रति भी भक्ति हो सकती है, माता पिता के प्रति भी भक्ति हो सकती है, अपने क्रम के प्रति भी भक्ति हो सकती है। ठीक है भाई। तो आप भक्ति को अलग अलग रूपों में देख सकते हो। ठीक है। तो आगे चलिएगा। तो इसमें अगर रस की बात करें इस गजल में, तो रस आपका जाएगा इसमें शांत रस। इस गजल में कौन सा रस जाएगा, शांत रस की प्रधानता होगी। ठीक है। इस प्रकार से कमीज, मुनासिब, सफर, ये जो शब्द आए हैं, इस प्रकार के शब्द उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने। ये जो कमीज है, मुनासिब है, सफर है, ये उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है भाई। उर्दू शब्दों का कवि ने ये सुंदर प्रयोग किया है। और इस प्रकार से आगे अगर बढ़ेंगे तो इस गजल में से प्रश्नोत्तर की बात करें अगर, तो सबसे पहले हमारा जाएगा कि पांव से पेट ढक लेने वाले लोगों के माध्यम से कवि ने किन पर व्यंग्य किया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने किन पर व्यंग्य किया है, किन पर कटाक्ष किया है। कवि ने यहाँ ऐसे परम संतोषी और साधु स्वभाव वाले लोगों पर व्यंग्य किया है जो गरीबी और बुरी दशा में यानी कि दुर्दशा में रहकर अपना जीवन जीते रहते हैं, किंतु वे अपनी भलाई के लिए, अन्य लोगों की भलाई के लिए, उनके हित के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं करते, बल्कि उस चीज की, उस साधन की, उस सुविधा की वो कमी ही झेल लेंगे, लेकिन उसको की प्राप्ति के लिए वो किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करते। ठीक है भाई। आगे देखिएगा। आगे है, जनता आवाज उठाने और विद्रोह करने की अपेक्षा क्या करती रहती है। जो जनता है, जनता आवाज उठाने और विद्रोह करने की अपेक्षा चुपचाप अन्याय सहती रहती है। आगे अगर बढ़े, क्योंकि इस प्रकार से पठित पद्यांश से भी आप तो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। आगे हैं, किन अभाव में मानव जीना सीख लेता है। राजनीतिक सुविधाओं के अभाव में ही जो मानव है वो मानव जीना सीख लेता है। अगर आगे बात करते हैं, अव्यवस्था का साम्राज्य कब तक चलता रहता है। अव्यवस्था का साम्राज्य तब तक चलता रहता है जब तक उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई आवाज ना उठाई जाए, कोई क्रांति का आह्वान न किया जाए, तब तक अव्यवस्था का जो साम्राज्य है वो चलता रहता है।